धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन फिर से एक बार आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं देश ही नहीं दुनिया भर की खबरों पर, और साथ में कुछ खास खबरों पर तबसरा भी किया जाता है कृष्णकांत जी के जरिए। जी हां, के जी के जरिए, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। तो फिर से एक बार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं खबरों की, और पहली खबर आ रही है जर्मनी से। जर्मनी का एक शहर है रोहनबर्ग। बताया जा रहा है वहां पे एक सैनिक है, आर्मी मैन है, ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है, बच्चों को और कई लोगों को मौत के घाट उतार डालता है, और फिर बाद में खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। सवाल पैदा होता है कि ये घटना क्यों हुई है और क्या इसके पीछे की असल जानकारी है। असल जानकारी यही है कि लगता है कि इस बेचारे की फैमिली में काफ़ी गड़बड़ियां चल रही थी। इनकी पत्नी खुद किसी दूसरे के साथ जाकर रहने लगी थी और इस फ्रस्ट्रेशन में इसने गोलियां चलाई हैं, जिसमें खुद का एक बच्चा ही मरा है, पत्नी भी मारी गई, पत्नी की जो माँ थी वो भी मारी गई। लेकिन यह कुल दर्शाता है कि कैसे पाश्चात्य देशों में, अमेरिका से होते हुए यूरोप तक में गन कल्चर जो चल रहा है उसकी फ्रीडम है या आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आर्थिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक स्थिति बड़ी ही भयावह है। एक आध्यात्मिक सुख और शांति उन लोगों को नहीं है, और जितना भी पैसा कुछ भी हो ताबड़तोड़ गोलियां चलाना लगता है उनके खून में आ चुका है। जी, क्या इसकी एक वजह मैं ये मान सकता हूं, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से आता हूं या जिस देश का नागरिक हूं, उसमें चारों तरफ धर्म ही धर्म है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन यूरोप का तो कोई धर्म ही नहीं है, वहां पे तो कोई धर्म पैदा ही नहीं हुआ है। भारत में उस तरह के कल्चर आने में टाइम लगेगा। ये यूरोपियन कंट्री पूंजीवाद के एक खास स्थिति में पहुंच चुके हैं, काफी विकास हो चुका है, जहां से आगे उसका विकास होना नहीं दिख रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं, वहां का जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि कुछ चंद लोगों के हाथ में पॉकेट में पैसा जाना, बाकी लोग गरीब हो रहे हैं। वहां के किसानों के आंदोलन को देख लें, मजदूरों का आंदोलन देख ले, ना उनका वर्तमान सुरक्षित है, ना भविष्य सुनहरा है, ना पारिवारिक जीवन खुशहाल है, और मिल रहा है तो बदले में दारू मिल रहा है, भांग का कुछ वो मिल रहा है और गन मिल रहा है। जी, नहीं, धर्म भी तो नहीं है ना, धर्म के करीब भी नहीं होते हैं वो लोग। क्या ये भी एक वजह होती है सर? धर्म से तो उनके यहाँ नास्तिकता की बात कहें तो हमारे यहाँ से काफी ज्यादा है, और लोग इतना पढ़ लिख चुके हैं कि भाई धर्म से अब वो बेवकूफ नहीं बन सकते। गॉड जैसी चीज में उनका विश्वास नहीं रहा है, और इसका इसका यह भी कारण है। तो जहां एक आधार आपका खत्म हुआ, दूसरा आधार समाजवाद का बनना था, वह नहीं बन पा रहा है। एक नए अध्यात्मवाद का जो धर्म से अलग होकर विज्ञान का आधार पर, वह नहीं बन पा रहा है। ना घर के रहे बेचारे, ना घाट के रहे। वैसे भारत में धर्म हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। नई नई खोजें की जा रही हैं, जो हजारों साल पहले ना जाने क्या क्या गुजर चुका था उसको लेकर। खैर, बात करते हैं रूस की। तो इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया है, और ये उस दौर में किया है जबकि फ्रांस ने, इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि भैया हम नाटो सैनिक भेज देंगे यूक्रेन में। नेटो सैनिक आए ना आए, लेकिन फ्रांस अपनी सैनिक भेजने की बात कर रहा था, और हमने इसकी पहले भी बात की थी कि बाकी अन्य जगहों से ना समर्थन मिलने से इन्होंने वापसी कर ली। वैसे ऐसा लगता है कि युद्ध जैसे आगे बढ़ता है, इन लोगों की सेनाएं नेटो के नाम से नहीं, अपने अपने देश के नाम से पश्चिमी यूक्रेन में जरूर पहुंचेगी। जहां तक बैलिस्टिक मिसाइल का है, यह जानबूझकर किया गया है। यार्स नामक यह बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है, यानी दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाएगी। रूस एक काफी लंबा चौड़ा देश है, कहीं से भी करें, या सैटेलाइट से करें या नाव है तो सबमरीन से कर ही सकते हैं। और खासियत यह है कि यह एटम बॉम्ब लेके 10,000 किलोमीटर जा सकते हैं। और इस समय इसका प्रयोग करना, इसका परीक्षण करना और पूरी दुनिया को बताना कि बड़ा सक्सेसफुल रहा है, यह सीधे की सीधे धमकी है अमेरिका और नेटो को कि भाई जो तुम उछल कूद मचा रहे हो, हमारे अंदर आने की बात कर रहे हो, तो इसके लिए भी तैयार रहना। जी, एक सवाल है मेरा छोटा सा, क्योंकि आप खुद आर्मी का हिस्सा रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते समझते हैं, और मैं तो अखबार की दुनिया में रहा हूँ। यहाँ तो इन चीज़ों पर काम करने के लिए अलग बीट होती है, पत्रकार काम करता है, लेकिन क्या करें, जब इस प्लेटफॉर्म पे आ गए तो हर चीज़ हमें ही देखनी पड़ती है। क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, इनमें क्या फर्क है? इन्हें कैसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं सर?
क्रूज मिसाइल मतलब वह हुआ जो कि उसके पास में ईंधन लगा हुआ, इंजन लगा हुआ और लेके जा रहा है, आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। क्रूज मिसाइल जनरली वह सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक नहीं होती है, और हालांकि उनका रेंज काफी लंबा होता है, लेकिन स्पीड कम होने के कारण, जैसे नॉर्थ कोरिया के आईसीबीएम को अमेरिका तक पहुंचने में कई घंटे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है कि एक बार जैसे हमने पत्थर फेंका, तो यह एक बैलिस्टिक है, ब्लास्ट है, उसमें वेट के कारण और एक खास डायरेक्शन दिया उसे जा रहा है, उस तरह से इसको हमने लॉन्च कर दिया। यह स्पेस के ऊपरी भाग में जाके वहां से फिर से पृथ्वी में एंटर करता है और एक खास डेजिग्नेटेड एरिया में जाता है। इस आईसीबीएम की जिसने बात की आपने 10,000 किलोमीटर, इसका उसमें अपने जगह पे पहुंच के उसके करीब मान लीजिए 50-100 किलोमीटर पहले उसमें से कई और मिसाइल निकलेंगे, मल्टी म्यूनिशंस या मल्टी वॉरहेड्स है। तो यह आईसीबीएम यानी क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का हुआ। और बैलिस्टिक मिसाइल में सुपरसोनिक यानी आवाज के स्पीड से ज्यादा, और हाइपरसोनिक मतलब उससे 5 गुना ज्यादा, वह हाइपरसोनिक हुआ। और रशिया की जो ये मिसाइल है उससे 10 से 12 गुना ज्यादा है, यानी रशिया की किसी भी छोर से अमेरिका तक पहुंचने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। और इसलिए उनका स्पीड, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी यानी रास्ते में भी वो घूमते फिरते जाएंगे, इसलिए उनको डिटेक्ट करके उनको मारना असंभव ना होने के बावजूद भी सक्सेस रेट 1% से ज्यादा नहीं होगा। वो भी मल्टी, यदि वहां से वॉरहेड निकलेंगे तो 8 में से यदि मान लीजिए 3-4 मार देते हैं तो बाकी 4 न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पहुंचेंगे ही ठिकाने पे, वह उसको कोई नहीं रोक सकता जी। आपने कहा कि ये डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है और पुतिन तो सीधे सीधे बयान दे रहे हैं कि परमाणु हमला कर देंगे। अभी तक वहां के मेदवेदेव, जो खुद वहां के राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं 2008 से भारत तक, उसके बाद प्रधानमंत्री रहे, वहां के प्रधानमंत्री को ज्यादा ताकत नहीं है, राष्ट्रपति को ही ज्यादा है। और उसके बाद से वहां की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उसके नंबर 2 है, नंबर 1 खुद पुतिन है। तो वह बोलते रहे, हमेशा कहते रहे हैं, और बड़ा ही वो हर जगह लिखते हुए रहे हैं कि जो अमेरिका कर रहा है और वह समझ रहा है कि दूर रह के वह बच जाएगा, यह संभव नहीं है। लेकिन पुतिन ने यह पहली बार कहा है, यह धमकी, यानी उसके बाद कहा है जबकि फ्रांस ने कहा कि हमारे सैनिक वहां जा सकते हैं और दूसरे देशों के सैनिकों की भी आने की बात हो रही है। तब वहां पर अब पुतिन को लगा है, तथा उनके सलाहकारों ने भी कहा होगा कि दांत रखने से फायदा क्या है यदि इस्तेमाल ना करते हो, हाथी का दांत नहीं है ये। और पुतिन का कहने का बहुत महत्वपूर्ण है, यदि पूरे यूएसएसआर के देखें, स्टालिन ने यह धमकी कभी नहीं दी थी। खुर्शियों ने आके यूएनओ में जाके अपने जूते पटक पटक के कहा था कि मैं न्यूक्लियर बम से बर्बाद कर दूंगा, 20वीं से सब कुछ कहते आ रहे हैं। यूएसएसआर टूटने के बाद से रशिया ने, ये पुतिन ने कभी यह धमकी नहीं दी थी, लेकिन पहली बार कहा है, इसका मतलब कुछ है, यह केवल हवा का धमकी नहीं है जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले खबर चल रही थी कि अंतरिक्ष में भी रूस परमाणु हथियार तैनात कर सकता है, लेकिन बाद में उन खबरों का खंडन किया गया, कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। बात रूस की कर रहे हैं तो रूस की तरफ ही चलते हैं। जो अगली खबर आ रही है वो ताल्लुक रखती है यूरोपीय यूनियन से। उसने इंडिया की और चाइना की कुछ कंपनियों पर रोक लगा दी है जो रूस से ताल्लुक रखती हैं। क्या मामला है सर? अब कुछ बचा ही नहीं है, 600-700 कंपनी दुनिया भर में उन्होंने बंद कर रखा है। अभी कुछ खास देशों में, चीन और इंडिया तो है ही है, उसके साथ यूएई, नहीं यूएई नहीं, ईरान और सीरिया है। और ये लोग, अभी कुछ देश बचे हैं जो रशिया से तेल लेते हैं। भारत तो खैर काफी भारी मात्रा में लेता है, चीन भी लेता है। चीन अपने खपत के लिए लेता है, भारत उसको दोबारा बेचने के लिए 1.5 गुना से 2 गुना मुनाफा कमाता है। इसके बदले में रूस ने कहा था कि तुम बदले में रुपया दिए जा रहे हो, दुनिया में का इस्तेमाल नहीं, हम क्या करें। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग है, मैं हल्का सा बताता हूं। इक्वाडोर ने कहा था कि सोवियत के जमाने का जो भी अस्त्र शस्त्र है, जैसे मी 8 वगैरह पाट पुर्जे हैं, वह अमेरिका को दे देगा ताकि यूक्रेन जाए। इससे रूस काफी नाराज हुआ। उसने कहा कि जो हम तुमसे माल लेते थे, खरीद बिक्री करते थे, जो उसका करीब 10 गुना है, वो हम बंद कर देंगे। उसमें केले भी थे, भारी मात्रा में केले का उत्पादन होता है। तब भारत ने कहा था कोई चिंता की बात नहीं, तुम यूक्रेन इक्वाडोर छोड़ो, अब भारत के केले खाओ। और भारत से केले जाने शुरू हो गए, इस रुपया के बदले में रुपया वापस आएगा। लेकिन ये जो 2-4 कंपनी है, ये यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भाई जो आप सामान बेचते हैं सिविल यूजेस के लिए, जैसे ड्रोन्स, सैटेलाइट की सर्विसेज, इसका इस्तेमाल मिलिट्री के रूप में भी हो सकता है। और ये आप कर रहे हैं। 2 ही 4 कंपनी है, चीन का शायद 3 है, भारत का 1 या 2 कंपनी है। इस पर भी उन्होंने बैन लगा दिया ताकि कुछ भी रूस को मदद ना मिल सके। हालांकि रूस इसका पूरी तरह मोहताज नहीं है
जी। जो रूस को घेरने की कोशिश की जा रही है अमेरिका पूरे यूरोप के जरिए, क्या उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि रूस उभर रहा है और इनकी चिंताएं बढ़ रही है, इन्हें डर लग रहा है? यह बिल्कुल हो रहा है। रूस केवल अब यूक्रेन में तो डायरेक्ट लड़ ही रहा है, इनडायरेक्टली जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, रशिया को उसमें हाथ है। फ्रांस में जो माली और दूसरे नाइजर, ये तीन चार देश है, वहां भी रशिया का हाथ है। और ये कितनी भी घेरने की कोशिश करें, मान लेते हैं कुछ हद तक घेर लेते हैं, वह मोल्दीवा और जो बाकी सब है, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब में घुस जाते हैं किसी न किसी तरह से, तो रशिया का वह जो पुतिन ने धमकी दिया और जो यार्स मिसाइल का जो परीक्षण किया सफलतापूर्वक, हालांकि जरूरत नहीं थी उन्हें, फिर भी किया, यह खुलेआम दिखाता है कि दोस्तों संभल जाओ। और रशिया के और लोगों का यह भी आया था कि भले ही एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करें, लेकिन न्यूट्रॉन बॉम्ब वह भी काफी पावरफुल, उतना ना होने के बावजूद भी, और यदि 8-10 ही मारता है तो पूरे यूक्रेन को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। उसमें अंतर यही कि उसका रेडिएशन कम होगा इनकी तुलना में, इसलिए बाद की जनरेशन में उसका असर कम होगा। तो ये रूस को घेरने के चक्कर में रूस खुद ब खुद मजबूत होता जा रहा है और बाकी दुनिया से संबंध इसके मजबूत भी हो रहे हैं। जी। ठीक है, आपने जिक्र यूक्रेन का किया। 40,000 ऐसी टोपियां हैं, जब ये यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था उस दौरान वहां पे पहनी जाती थी, और इस टोपी को रूस की एक बड़ी पहचान माना जाता है। अब यूक्रेन उनको नीलाम कर रहा है। यूक्रेन की तो आश्चर्य की बात है, यूक्रेन हर चीज को बैन कर रहा है और पैसे के लिए इन 40,000 टोपियों के पीछे पड़ा है। हालांकि नीलामी में काफी पैसा लगेगा, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति के बाद से लेनिन और उनके साथी इस तरह की खास टोपी पहना करते थे। डिटेल में जाने के लिए देखना पड़ेगा, लंबा समय लगेगा। और उसको वह बेच रहा है, उनको बर्बाद करने के बजाय वहां हर मूर्तियां बर्बाद कर रहा है, जेड और एक्स को बैन कर रहा है, रशियन भाषा को बैन कर रहा है, रशियन संस्कृति को बैन कर रहा है, हर चीज कर रहा है, और ये इसको बेच रहा है। और खरीदेंगे कौन लोग? वह जो यूक्रेनियन पागल लोग हैं, वो तो नहीं खरीदेंगे जलाने के लिए, बल्कि वो लोग खरीदेंगे जिन्हें लेनिन से, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से अभी भी प्यार है, सोवियत समय की बातें जानना चाहते हैं, और वो प्रतीक के रूप में खरीदेंगे। इससे यूक्रेन को हार्म होगा जितना कि उसे पैसा ना मिलेगा। जी। अगली खबर है एलन मस्क से जुड़ी हुई। उन्होंने एक मुकदमा कर दिया है एआई, ओपन एआई कंपनी के सीईओ पर। क्यों किया सर? ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंपनी है, और अच्छी खासी कंपनी है। एलॉन मस्क से इन्होंने समझौता किया था और एक साथ मिलकर इन्होंने बनाया था कि ये जैसे जीपीटी चार्ट आजकल चलता है, उसका चौथा वर्जन आना था, काफी एडवांस वर्जन माना जाता है, और उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मुफ्त में जनता को दिया जाएगा, जैसे इंटरनेट है। लेकिन इस कंपनी ने कहा कि हम पैसे लेंगे, इसलिए एलॉन मस्क नाराज हैं कि एक तो हमें उसमें से हटा दिया, उसमें हम नहीं है, अब उसका मुनाफा कमा रहे हो, यह गलत बात है। वैसे एलॉन मस्क खुद ही मुनाफाखोरी से ग्रस्त है। एग्जाम्पल के लिए ट्विटर के लिए उन्होंने हर तरह के उसमें पैसे लगा रखे हैं और आम जनता को लूट रहे हैं। जी। बिल्कुल सही बात है। जो खुद डाकू बने बैठे हैं वो दूसरों को साधु बनने की सलाह दे रहे हैं। खैर, अब रुख करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का, और पहली खबर आ रही है अमेरिका से। उसने जवाब दिया है कि वो अभी तक इजराइल के साथ इतनी तमाम दरिंदगियों के बाद भी क्यों खड़ा हुआ है। क्या जवाब दिया गया है सर? जवाब यही दिया गया है कि अभी जो 100 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उसके आधार पर हम उसको बैन नहीं कर सकते। और कोई भी चीज इन्वेस्टिगेशन के मसले में चला गया, खासकर उसके हाथ में चला गया जो कि खुद किया उसने, तो फिर आप समझ लें कि उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, ढाक का 3 पात होने वाला है। वह प्रजातांत्रिक तरीका बिल्कुल नहीं है। और अमेरिका का जो भी वहाँ आर्म इंडस्ट्रीज है और प्रो इजरायली फोर्सेस है, प्रो एंटी एंटी हमास और ये सब जितने फोर्सेस हैं, वो सब के सब चाहते हैं कि हम इजराइल के साथ रहें, और मिडिल ईस्ट में हमारा जो सैनिक अड्डा उसके थ्रू बना हुआ है उसके ना तोड़े। इसी के आधार पर दिखाने कहने के लिए तो कह रहा है कि अभी हमें पूरा पता नहीं है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। जी। यानी जो लोग मारे गए हैं इजराइल की फायरिंग के दौरान, राहत सामग्री लेने के लिए खड़े हुए थे, 900 950 से ज्यादा घायल हैं। उस मामले में जो यूएन में प्रस्ताव लाया गया था उसको गिराने के बाद अमेरिका ने ये दलील दी है। खैर, जहां वो ये दलील दे रहा है, तो इजराइल में क्या हो रहा है? वहां पर दक्षिणपंथी चुनाव जीत रहे हैं, निकाय चुनाव में। निकाय चुनाव में तो जीत रहे हैं, यह सही बात है, और खासकर जेरूसलम में। लेकिन वहां पर एक यह भी खबर है कि वहां पर एक नया ग्रुप बना है,
फेथफुल लेफ्ट, हालांकि अपने आप में इसका मीनिंग सही नहीं होगा। यदि यह फेथ है, आप विश्वास करते हैं अल्लाह, भगवान, गॉड किसी में, साथ साथ लेफ्ट भी कहते हैं, यह थोड़ा सा मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का सेकंड कॉन्फ्रेंस चला है वहां पे, जिसमें 900 से अधिक लोग आए हैं। यह लोग इसराइल के उस विदेश नीति की या हमास या फिलिस्तीन के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ हैं, और पूर्ण युद्ध बंदी की मांग करते हैं, और साथ साथ पैलेस्टीनियन स्टेट की मांग करते हैं। तो दोनों खबरों के साथ देखें, ठीक है, इस जेरूसलम में जहां तक दक्षिण पंथियों की जीत हुई है, क्योंकि पूरा युद्ध चल रहा है, एक घृणात्मक वातावरण बनाया जा रहा है फिलिस्तीन के खिलाफ, वहां लोगों के खिलाफ इस वेस्ट बैंक में। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, जो कि इनके पक्ष में इनके साथ खड़े हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे देशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। खबर है निकारागुआ के हवाले से, उसने जर्मनी के खिलाफ आईसीजे में मुकदमा ठोंक दिया है। जी हाँ, यह अच्छी खबर इसलिए है कि लैटिन अमेरिका से, अर्जेंटीना में दक्षिणपंथी के जीतने के बाद से, प्रो लेफ्ट का जो भी आधार था वो खत्म होने के बाद से, चूंकि वो पूरी की पूरी अमेरिका और इसराइल के पॉकेट में जा चुका है। लेकिन वहां पे ऐसे देश, बोलीविया हो, निकारागुआ हुआ, जो भी ये देश है, यहाँ पे यदि अपना मुद्दा खड़ा करते हैं और आईसीजे तक में जाते हैं तो यह वेलकम है। और उनका कहना है कि जहां तक जर्मनी की बात है, वह उस देश को मदद कर रहा है जो जनसंहार कर रहा है, और साथ साथ जर्मनी ने यूनाइटेड नेशन का जो रिलीफ वर्क एजेंसी है, जो फिलिस्तीन में मदद देने के लिए, उसको मदद देना बंद कर दिया। यह गलत बात है, और उसको इमीडिएटली आदेश दिया जाए कि जर्मनी ये बंद करे, यानी इसराइल को कोई भी मिलिट्री एड या कोई भी एड देना बंद करे, और यूएनआरडब्ल्यूए को आर्थिक मदद दे ताकि फिलिस्तीनियों की सहायता हो सके। जी लेकिन मीडिया तो अपने परपंच रचने में अभी भी नहीं रुक रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अभी भी इस फैसले पर अपने कायम है, उस रिपोर्ट पे अपनी कायम है कि 7 अक्टूबर को हमास ने बलात्कार भी किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और जितने भी हैं, खासकर फॉक्स जैसे न्यूज, यहां तक कि बीबीसी भी अप्रत्यक्ष रूप से यही करता है। इन लोगों को कोई शर्म और हया नहीं है, वो पुराने ढर्रे पे चलते रहते हैं। हाँ, अच्छी बात है कि इसके साथ द इंटरसेप्ट करके एक ऑनलाइन मैगजीन है जो लगातार निकालता है, उसने न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरे रिपोर्ट को एक एक करके दिखाया कि कितना खोखला है, कितना गलत आधार पे है, और कोई आधार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर में इस चीज को अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से माने जाने लगा है कि हमास की जो 3 या 4 दिन के जो उसने इसराइल के अंदर प्रवेश की थी, एक भी औरत के साथ किसी इस तरह की घटना नहीं है कि जिस पर लेके हमास पर इस तरह के वीमेन डिस्क्रिमिनेशन या वीमेन के ऊपर किसी तरह के अत्याचार का या बलात्कार का आरोप लगाया जा सके। और ये अच्छी बात है द इंटरसेप्ट के लिए और हमारे लिए। जी ब्रिटेन में बाई इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव हुआ है, जमनी इंतखाबात हुआ, उसमें कोई एक ऐसा नेता जीत गया है जिसको यहूदी विरोधी बताया जा रहा है, और उसने प्रचार भी फिलिस्तीन के समर्थन में किया था। ये है जॉर्ज गैलोवे। ये लेफ्टिस्ट अपने आप को मानते हैं, अभी तक द काफी समय तक लेबर में थे, और वहां पे टोनी ब्लेयर के खिलाफ चले गए जब टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में इंग्लैंड ने अमेरिका के साथ इराक में आक्रमण किया था। और उन्होंने उस समय यहां तक कहा था कि टोनी ब्लेयर का कोई हत्या कर देता है तो मुझे खुशी होगी। तब से इन्हें निकाल दिया गया है, और अभी ये खुलेआम कहते हैं कि जहां तक टोरीज की बात है, जो भी सत्ता में है, ऋषि सुनाक और जितने लोग हैं, वह तो खैर प्रो इजरायली है ही हैं, लेकिन ये लेबर कहने के लिए लेबर है। स्टर्नर जो इसके नेता है, वह भी पूरी की पूरी तरह इजराइल के पॉकेट में जा चुके हैं। मैं इनका विरोध करता हूं। मैं पूर्ण, यानी ये व्यक्तिगत रूप से जो एमपी बन के आए वहां पे, व्यक्तिगत रूप से पूर्ण युद्ध विराम का आह्वान करता हूं, और साथ साथ कहता हूं कि फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और यह बड़ी अच्छी बात है। जी क्या ये पहली बार जीते हैं, या इनका जीतना ब्रिटेन की राजनीतिक हालात में कोई बड़ा घटनाक्रम माना जा सकता है? बड़ा घटनाक्रम इस अर्थ में है, ऐसे वे 7वीं बार जीते हैं, लगातार जीतते रहे, इन्हें हराने की क्षमता अभी तक नहीं रही है। और जहां तक दक्षिण पंथियों की बात है, उनके लिए तो सरदर्द ही है, लेकिन तथाकथित वामपंथी जो लेबर पार्टी है, उनके लिए भी सरदर्द है। उन्होंने लेबर पार्टी को हर जगह से एक्सपोज किया है, और खासकर ऐसे समय में जबकि ब्रिटेन में 10-10 लाख जनता सड़क पे आ रही है, इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ, इजरायली जनसंहार के खिलाफ, आईडीएफ के खिलाफ, और पूर्ण युद्ध बंदी की मांग कर रही है। वहां पे इनका जीतना एक महत्वपूर्ण
माइलस्टोन है और इससे उम्मीद करता हूं कि आगे भी केवल ये टोरीज ही ना हारे बल्कि लेबर पार्टी भी हारे, जिसने गलत मुखौटा लगा के जनता को बेवकूफ बनाया हुआ आज तक। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात करते हैं ईरान की। वहां पर संसदीय चुनाव हो रहे हैं और बीबीसी कह रहा है कि 2019 के बाद उसे रिपोर्ट करने की अब इजाजत दी गई है। साथ ही वो ये बता रहा है कि वो महिलाएं जो हिजाब के खिलाफ हैं उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। क्या जानकारी आपके पास है? बहिष्कार करने का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बहिष्कार जैसा चीज पहले भी होता रहा, भारत में भी यहाँ के देखे तो माओवादी जंगलों में वहां के जो भी है बल्कि जबरदस्ती बहिष्कार करवाते, कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जो निकाय चुनाव वगैरह हुआ, 10-10 12-12 वोट पड़े और जनता के प्रतिनिधि बन के आ गए, यानी मजाक बन गया। वही स्थिति वहां पे होने वाली है। हालांकि महिलाओं का वहां संघर्ष, उनको बिल्कुल उनको सलाम है, बहुत जबरदस्त संघर्ष रहा है। अफगानिस्तान में भी रहा है और ईरान में तो 10-10 लाख औरतें आई हैं सड़कों पे और पूरी की पूरी जुलूस निकाली है। पूरी दुनिया के लिए वह मिसाल कायम करती हैं, खासकर भारत के महिलाओं के लिए भी, बिना धर्म जाति के। और बीबीसी को इजाजत मिली ना मिले वो कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये इनका यदि बहिष्कार होता है और वास्तव में बहिष्कार यदि सफल होता है तो इसका मतलब है कि इनमें एकता है। भले ही उसका प्रत्यक्ष रूप से कोई रिजल्ट ना हो, लेकिन उनका संघर्ष, उनका प्रतिरोध जारी रखने की एक तमन्ना है, उनका एक एकता है। जी उस पूरे आंदोलन को अगर आप देखेंगे तो ईरान ने बार बार ये बताने की कोशिश की कि सऊदी अरब साजिश कर रहा है या अमेरिका या वेस्ट दुनिया उनके देश के खिलाफ हिजाब को लेकर साजिश कर रहे हैं। वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे निश्चित रूप से। और यदि अमेरिका खासकर सऊदी अरबिया को मौका मिले उनको पैसा देने का, उनके बीच में तोड़ने का, अपने प्रत्यक्ष रूप तो जरूर करेगा। यहाँ जब खालिस्तान आंदोलन चला तो कैसे पाकिस्तान उसके पक्ष में आ गया, पाकिस्तान में आंदोलन चलेगा तो यहाँ चलेंगे, वह अलग बात है और उनके कहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जहां 10-10 लाख औरतें उससे ज्यादा आ रही हैं और पूरा का पूरा ईरान भर जाता है उससे, वह केवल बाहरी मदद से, इसकी तुलना हम उस मैदान येलो रिवॉल्यूशन जो यूक्रेन में 2014 में हुआ था या भारत में जो 2013-14 में हुआ था उससे नहीं कर सकते। यह स्वयं स्फूर्त है, यह औरतों का मनोबल है और अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ उनकी एकजुट आवाज है। जी बिल्कुल आपने सही कहा और ये हमने दिल्ली के शाहीन बाग में भी देखा है कि महिलाएं जी निकली तो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर वो नजरिया लोगों को बदलना पड़ा कि मुस्लिम महिलाएं ना बोलती हैं ना समझती हैं ना जानती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।